के लिए वेरिएबल्स को आप मेजर करेंगे। वो वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को आप मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद कुछ प्रयोज्यों को, इंडिविजुअल्स के आपके पास डाटा इकट्ठा होगा। आप चाहे जो सा भी रिसर्च कर रहे हो, जो भी आपका टॉपिक होगा, सब लोगों के अपने कोई ना कोई वेरिएबल्स होंगे, और उन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली ही आप अपने डाटा को आप गैदर करते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, और क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं, क्यों जरूरी है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, हम इसी पे आज चर्चा करेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ्स क्या है। जिन ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं, तमाम बहुत प्रकार के ग्राफ्स होते हैं, और अब तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिन सब, इवन अगर आप एक्सेल पे भी काम करते हैं तो एक्सेल पे भी आप अपने डाटा को बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आप एसपीएसएस यूज करते हैं तो एसपीएसएस भी आपको तमाम तरह की फैसिलिटी देता है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस पेपर के थियोरिटिकल पार्ट की बात है, तो आपको जो ग्राफ्स हैं, उस ग्राफ्स पे बाई हैंड आपको बनाने हैं। कैसे वो बनाएंगे, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिस प्रिंसिपल्स पे आप लोग थोड़े बहुत जानते होंगे। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो एक कन्वेंशन है, जो ट्रेडिशन है, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, वो क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये देखिए कि बहुत प्रकार के, जो भी आपने डाटा इकट्ठा किया, हो सकता है एजुकेशन के फील्ड में आपके विद्यार्थियों से संबंधित कुछ डाटा हो, कुछ लोग टीचर्स पे अगर काम कर रहे होंगे तो टीचर से संबंधित डाटा होगा, कुछ लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटर से संबंधित काम कर रहे होंगे, फिजिकल रिसोर्सेज से संबंधित काम कर रहे होंगे, या ह्यूमन रिसोर्सेज से काम कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारे प्रकार के आपके पास डाटा का सेट होगा। तो ये जो चार्ट की हम बात कर रहे हैं, जो ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, इसमें ये एक फैसिलिटी आपको देता है कि जो भी आपने डाटा गैदर किया है, उसको कैसे विजुअलाइज किया जाए। अर्थात प्रथम दृष्टया एक ही बार देखने के बाद जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएं, इस चीज के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो यूज ऑफ इंट्यूटिव चार्ट्स टू क्लैरिफाई या क्लियरली विजुअलाइज एंड सिंप्लीफाई डाटा सेट। जो डाटा आपने इकट्ठा किया, वो डाटा कह क्या रहा है ना। एक तो बात यह है कि जब तक आप उसको टेबुलेट नहीं करेंगे, किसी निश्चित ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब उसको आपने ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो सिंपली वो कोई ना कोई सूचना, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको वो देने लगता है। और जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है या डाटा का जो डाटा आपने बनाया है, वो डाटा आपको कुछ कहने लगता है, उसके कुछ आपको मीनिंग समझ में आने लगते हैं। तो कौन से ऐसे आपके बहुत प्रकार के ग्राफ्स बनते हैं, जैसे बार बार डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट, लाइन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, ऐसे बहुत प्रकार के सिंपली आपको डाटा देखने को मिलता है। और जो भी डाटा आपका होगा, जैसे आप कहेंगे मेल फीमेल का, अर्बन रूरल का, या अगर आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से अगर अपनी पॉपुलेशन को या सैंपल को अगर आप अरेंज कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत प्रकार के डाटा, मतलब कई तरह से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और उसी हिसाब से आप कहते हैं कि डाटा इंजेस्टेड इनटू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मेल का मेल के साथ, फीमेल का फीमेल के साथ कैसे कंपैरेटिवली आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल्स के आधार पे, किसी चिन्ह के आधार पे, किसी संकेत के आधार पे उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा को उसमें आप ग्राफिक्स में इंजेस्ट करते हैं, मतलब उसी में लगाते हैं, जिसको हम अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जैसे लाइंस के रूप में आप दिखाते हैं। आप सभी लोग ग्राफ बनाए होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, और जनरली बहुत फ्रिक्वेंटली से यूज किया जाने वाला जो ग्राफ हम लोग लाइन ग्राफ के बारे में जानते हैं। उसी तरह से बार भी बनते हैं, खड़े खड़े स्तंभ की तरीके, और स्लाइसेस के रूप में आपको गोल गोल पाई की तरीके आपको चीजें दिखाई देती हैं। एंड रिप्रेजेंटेशनल ग्राफिक्स कैन क्विकली इलस्ट्रेट जनरल बिहेवियर। जनरली आप यदि किसी डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट करिए, तो वो बहुत कम, एक ही बार देखने से बहुत कम समझ आता है। हालांकि समझ उससे भी आएगा, लेकिन जिसको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की जानकारी होगी,
जो थोड़ा बहुत बेसिक चीजें जानता होगा जोड़ घटाव की संक्रियाओं को, वो तो टेबल के फॉर्म को समझ जाएगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इजीली किसी भी चीज को इलस्ट्रेट कर देता है। आपको यदि मैथमेटिक्स नहीं भी आती तब भी उन चीजों को देख करके आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। एंड हाईलाइट्स फेनोमेनन, एनोमलीज एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन डाटा पॉइंट्स। जो भी डाटा का सेट है उसमें कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आपको देख रही हैं, क्या अलग से दिख रहा है आपको, या किन्हीं दो चरों के बीच, किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच किस प्रकार के रिलेशनशिप्स हैं, इन सब चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स यूज्ड विल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाटा में। अब किस प्रकार का डाटा आपका बनेगा, लाइन बनेगा, बार बनेगा, स्लाइस बनेगा, कॉलम बनेगा, स्कैटर डायग्राम बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके डाटा का, आप डाटा को किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, डाटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अर्थात डाटा का आपका नेचर कैसा है जो आपने इकट्ठा किए हैं, उसके प्रकृति के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एंड ग्राफ्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट टाइम सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह से भी हम टाइप्स में इस पे बात करेंगे कि टाइम सीरीज की एक ग्राफ बनती है, दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी ग्राफ बनती है। जनरली टाइम सीरीज की हम एजुकेशन में बात नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हमारा ज़्यादा पाला पड़ता है, इसी का ज़्यादा यूज एजुकेशन में करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। जिन रूल्स की हम बात कर रहे थे कि कौन से ऐसे नियम हैं, किन नियमों को ध्यान में रखना है हमको अपने ग्राफ को, या जो वक्र आप बना रहे हैं वक्र को प्रदर्शित करने के लिए, जो भी डाटा आपने इकट्ठा किया अपने रिसर्च से संबंधित, वो कोई भी आंकड़े हो सकते हैं, कई हो सकता है आप में कई वेरिएबल्स हो तो कई वेरिएबल्स के आधार पे कई प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन उन सभी प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के कुछ नियम हैं, है ना। कुछ जनरल से नियम्स हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स पे भी हम बात करेंगे। रूल्स क्या हैं? जनरली आप तमाम तरह के ग्राफ देखते हैं, आम दिनचर्या की रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप बहुत प्रकार के डाटा को देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो दिखता भी है आपको। तो क्या चीजें हमको विशेष ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात कि जब भी आप अपने डिजर्टेशन में या कोई रिसर्च पेपर यदि आप लिख रहे हैं, उस रिसर्च पेपर में यदि आप ग्राफ बना रहे हैं, देन योर ग्राफ शुड बी सपोर्टेड विद सुटेबल टाइटल। निश्चित रूप से कहीं भी देखिए, साइंस का एक खास बात है, हमने आपसे बात करी कि आप रिसर्च को ही कहते हैं कि बहुत ही इंटेंसिव और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो जिस किसी भी वेरिएबल से संबंधित आप कोई ग्राफ यदि प्लॉट कर रहे हैं, देन यू हैव टू गिव दिस अ टाइटल। आपको निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई एक शीर्षक देना चाहिए। वो डाटा, वो ग्राफ कह क्या रहा है, किस चीज के बारे में आपने बनाया है। और जनरली आप ग्राफ नंबर, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 ऐसे करके आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपका हो, मेल से संबंधित यदि आपका है, किसी वेरिएबल से संबंधित, तो उसको आप लिखिए। टाइटल, उसका शीर्षक जरूर होना चाहिए। बिना शीर्षक का कोई भी ग्राफ नहीं हो सकता। यदि आप कोई ग्राफ बना रहे हैं तो आपको उसका एक अप्रोप्रिएट टाइटल, जो भी आपको उचित लग रहा हो उसका अप्रोप्रिएट टाइटल दीजिए, जो कि क्या चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके विषय में बताए। एक बार देखने से पता चल जाए कि जो ग्राफ आपने बनाया है वो ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या विषय वस्तु है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए आपको उसका टाइटल देना चाहिए। आप देखते भी हैं कि तमाम तरह के ग्राफ अगर आप देखिए रिसर्च पेपर्स में, या जो पुराने डिजर्टेशंस जो बने हैं, थीसिस बने हैं, तो वो लिखे होते हैं फिगर नंबर 1 शोइंग द फला फला फला। इस तरह से चीजों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो योर ग्राफ शुड बी सपोर्टेड विद सुटेबल टाइटल। नेक्स्ट वन, दूसरा रूल आप कह सकते हैं कि आप मेजरमेंट की यूनिट्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, कि ग्राफ में कितनी यूनिट को लेकर के, जैसे आप अगर दूरी को बता रहे हो तो कहते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, इस तरह से आप पैमाना बनाते हैं। तो पैमाना की तो बात, वो स्केल अगली अलग बात है, लेकिन आपको यूनिट्स को डिसाइड करना पड़ेगा, इकाई निर्धारित करनी पड़ेगी कि जिस ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी इकाई क्या है, अर्थात किसमें आप मापन कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी कक्षा के विद्यार्थियों की इंटेलिजेंस क्वेशंट को माप रहे हैं, तो इंटेलिजेंट क्वेशंट की मेजरमेंट
आप बताएंगे कि 1 से 10, 10 से 20, इस तरह से आप उसको यूनिट्स में बताएंगे। या यदि आप मान लीजिए किसी की एकेडमिक अचीवमेंट को बता रहे हैं तो स्कोर्स के बारे में बताएंगे। अब स्कोर्स भी कई प्रकार के होते हैं, हम कभी चर्चा करेंगे उस पर आपसे। तो आपको उस ग्राफ के यूनिट के बारे में भी बताना है कि इकाई क्या है। एक जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक जो चौकोर खाना दिखाई दे रहा है, वो एक चौकोर खाना का मान कितना है। तो उस ग्राफ में आपको अपने मेजरमेंट यूनिट को भी यूज करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर स्केल। ना तो आपको बहुत बड़ा स्केल लेना है, ना ही बहुत छोटा स्केल लेना है। यदि बहुत बड़ा स्केल लेंगे तो ग्राफ बहुत छोटा हो जाएगा, और यदि बहुत छोटा स्केल लेंगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना आपके पेपर की साइज हो या जो ग्राफ आप यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको एक सिग्निफिकेंट स्केल को लेना है। स्केल आप समझ रहे हैं, जैसे हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। सपोज कीजिए यदि आप दूरी को माप कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर की तो ग्राफ में आप बना नहीं सकते। तो आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर अगर हम प्लॉट करेंगे, 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो आपको स्केल बनाना पड़ेगा। या आपने कहा कि एक बॉक्स बराबर 10 IQ, है ना। यदि मान लीजिए आप IQ के रूप में बना रहे हैं या स्कोर के बारे में बना रहे हैं तो आप कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 नंबर। तो इस तरह से आपको प्रॉपर स्केल का भी ध्यान रखना है, मापन की किस स्केल पे आप उसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट है इंडेक्स की बात। इंडेक्स का मतलब है कि आपको वो जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं वो थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। उसको आप अलग अलग कलर से, अलग अलग शेड से, लाइन से, या कोई विशेष डिजाइन बना करके उसको आप बना सकते हैं। आप उसको रंग सकते हैं। जैसे आप आड़ी आड़ी तिरछी, जैसे अगर आप कलर का प्रयोग नहीं करते तो आड़ी तिरछी रेखाएं या पैरेलल रेखाओं से उसको आप भर सकते हैं, ताकि एक जो मान लीजिए अगर बार डायग्राम ही बना रहे हैं तो एक बार दूसरे बार से अलग दिखाई दे, ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, आप अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए कि एक जो है वो दूसरे से भिन्न है। तो इंडेक्स भी आपको इसमें रखना पड़ेगा जो इंडिकेट करे कि किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है डाटा सोर्स। और डाटा सोर्स का मतलब है कि कहां से आपने वो इंफॉर्मेशन लिया है। यदि जरूरत है, जरूरी है, जैसे मान लीजिए आप सेंसस की बात कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जनगणना की, तो जनगणना का कौन सा आंकड़ा है, कहां से लिया आपने उसको, उसका सोर्स क्या था। अगर जरूरी है, यदि वो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। अगर जरूरी है तो नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई डाटा इकट्ठा किया तो उसका कोई सोर्स तो भाई आप इस तरह से नहीं दे सकते। लेकिन यदि आप उसको किसी प्राइमरी सोर्स से लेकर के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने किसी सेकेंडरी सोर्स से लिया है उसको, तो वहां से वो सोर्स क्या है, सोर्स भी आपको नीचे बॉटम में लिखना चाहिए कि आपने ये डाटा यहां से लिया हुआ है। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं कीप इट सिंपल। बहुत साधारण बनाना चाहिए, सामान्य बनाना चाहिए। ग्राफ को ऐसा बनाना चाहिए कि सब लोग देख करके समझ जाए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, जैसे अगर आप कलर ही यूज कर रहे हैं, अगर मिलते जुलते कलर को यूज करेंगे सभी में, तो थोड़ा हो सकता है मान लीजिए कोई अगर कलर ब्लाइंड है, कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा हो तो नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपको इस प्रकार के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार की चीजें आपको यूज करनी चाहिए जो कि आपको इजीली समझ में आए। स्लाइड दिख रहा है सबको? सर हेलो, पहले वाली स्लाइड शो हो रही है, आगे की आवाज आ रही स्लाइड है? नहीं। यस सर। सर आप हेलो, सर आवाज आ रही है आपकी? हमें ऑडिबल? यस सर, यस आवाज आ रही सर है पर स्लाइड पहले ही वाली शो हो आवाज रही नहीं आ है। रही है आप लोगों को? सर आ रही है, आवाज आ रही है, पर स्लाइड पहले ही वाली शो हो रही है, आगे नहीं हो रही है। सर हो रही है। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर, आवाज आ मेरी रही आवाज आ है? रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चैट बॉक्स में लिखिए।
हेलो, आप लोगों की आवाज हमारी तक नहीं आ रही है। हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर स्क्रीन शेयर आपकी हो रहा है? स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो नेक्स्ट हमने आपसे बात करी कि इसको इतना सिंपल आपको बनाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति की समझ में वो आए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और नेक्स्ट है, बहुत जरूरी है, जब आप हाथ से ग्राफ बना रहे हो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन का मतलब क्या है कि आपको करेक्ट साइज में, करेक्ट फॉन्ट में, करेक्ट कलर के साथ उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। अच्छा से स्वच्छ लिखा हुआ हो, चीजें एक एक अक्षर समझ में आए, और जो भी कलर आप उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो जनरल रूल्स अगर आप कहें, नियम क्या है, तो आप इसमें सुटेबल टाइटल, मेजरमेंट यूनिट का ध्यान रखना, प्रॉपर स्केल का ध्यान रखना, इंडेक्स का ध्यान रखना, डाटा सोर्सेज का ध्यान रखना, और उसको इतना आसान बनाना कि सबकी समझ में आए, और स्वच्छ डायग्राम या स्वच्छ वक्र आपको बनाना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगली बात है, अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग डाटा रिप्रेजेंटेशन के डेफिनेशंस मिलेंगे। उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसको देखा जा सके। A graphical representation is a visual representation of data statistics based result using graphs, plots, and charts, and a kind of representation more effective in understanding and comparing data than seen in a tabular form. ठीक है? सारणी के रूप में जो डाटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसके कंपैरेटिवली जब आप किसी आंकड़ों को ग्राफ के रूप में, प्लॉट के रूप में या चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपको ज्यादा प्रभावी ढंग से चीजें समझ में आती हैं और काफी अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट करने वाली होती हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हेल्प्स टू क्वालिफाई, short, and present data in a method that is simple to understand for a larger audience. जनरली यदि आप टेबल में अगर यूज करेंगे तो पढ़े लिखे लोग ही उसकी बात को समझ पाएंगे, लेकिन जब आप उसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस स्थिति में आपकी ऑडियंस की साइज बढ़ जाती है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो भी, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी उसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। And graphs enable in studying the cause and effect relationship between two variables through both time series and frequency distribution. जहां पे आप कार्य कारण सिद्धांत या कार्य कारण संबंध को खोजने की कोशिश करते हैं तो किन्हीं दो चरों के बीच किस प्रकार के कार्य कारण रिलेशनशिप्स हैं, संबंध हैं, इसको भी जानने के लिए ग्राफ का यूज किया जाता है, जो कि टाइम सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में आपको दिखता है। एक और आप कह सकते हैं कि द डाटा दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सर्वेइंग इज इन्फ्यूज्ड into a graphical representation by the use of some symbols such as lines on a line graph, bars on a bar chart, or slices in a pie chart. तो इस तरह से आप अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करने के जो सिंबल्स हैं, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसके आधार पे भी ग्राफ के कई प्रकार हमको दिखते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अभी आप हाथ से ग्राफ खींचेंगे, हाथ से जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक निश्चित कन्वेंशन को फॉलो करना होगा। आप सभी लोगों को उसके पहले से पूर्व निर्धारित कुछ कन्वेंशंस हैं, उसी कन्वेंशन को ही हम फॉलो करते हैं जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको पता है कि वो कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स के रूप में अगर आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांत का प्रयोग करके हम, हाँ बोलिए जया, कुछ कहना चाह रही हैं? सर हाथ से कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर एसपीएसएस से करते हैं तो उसमें तो सारे ग्राफ वगैरह आ जाते हैं ना। अभी बताते हैं आपको, अभी क्लास के बाद, इसके बाद बात करेंगे। अभी यस सर। एक बार कंप्लीट हो जाए।
ठीक है, तो आप कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो उसको हम अलजेब्रिक प्रिंसिपल्स कहते हैं। जो अलजेब्रिक प्रिंसिपल्स हैं सभी प्रकार के, चाहे वो लाइन हो, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो, हर जगह हम अलजेब्रिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं सभी प्रकार के ग्राफ के प्लॉटिंग में। इन ग्राफ्स टू लाइंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो ग्राफ होता है जनरली अगर आप देखिए ग्राफ को तो उसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, और वो जैसे आप क्रॉस बनाते हैं, अभी एक फिगर आपको ड्रा करेंगे दिखाएंगे इसमें, जैसे ये है, तो इसमें दो लाइन है, एक पड़ी लाइन एक खड़ी लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है दूसरी वर्टिकल लाइन है, तो दो कोऑर्डिनेट है। तो ग्राफ में क्या, टू लाइंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट, इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका नाम भी देते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और बीच में ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ का बेसिक कन्वेंशन है जिसमें दो लाइंस होती हैं, एक पड़ी लाइन एक खड़ी लाइन। पड़ी लाइन को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम हिंदी में कहते हैं भुजाक्ष, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं एब्सिसा। ये जो पड़ी वाली लाइन है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम हिंदी में भुजाक्ष कहते हैं या इसको हम एब्सिसा कहते हैं। और जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को हम परपेंडिकुलर जो 90 अंश के डिग्री पे बना हुआ है इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, या हिंदी में उसको हम कोटि कहते हैं। ये भुजाक्ष है, ये कोटि है, ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट, और ये एब्सिसा के नाम से जाना जाता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको कि हम आपको भुजाक्ष कह रहे हैं या एब्सिसा कह रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज डिनोटेड एज एक्स एक्सिस, जैसा अभी हमने आपको बताया, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं, जनरली इधर से लिखना शुरू करते हैं एक्स और एक्स डैश, इसको कहते हैं वाई और वाई डैश। ठीक है, और जो जहां पे कटान बिंदु होता है इस कटान बिंदु को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ मतलब ओरिजिन। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस इज डिनोटेड एज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को आप एक्स एक्स डैश कहते हैं, जिसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन कहा है, पड़ी रेखा कहा है या भुजाक्ष कहा है, ये एक्स एक्स डैश के रूप में। और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको वाई वाई के रूप में आप कहते हैं कि ये वाई वाई डैश है, और ये ऑर्डिनेट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है या हिंदी में उसको कोटि कहते हैं। द पॉइंट एट विच टू लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड एज ओरिजिन और ओ। जहां पे दोनों रेखाएं, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा जहां पे एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं या शुरुआत बिंदु कहते हैं, ओ से, इसीलिए इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस में जैसे जैसे कटान बिंदु से दाहिनी तरफ हम बढ़ते हैं, राइट साइड में, है ना, इस साइड में, यदि हम इस साइड में बढ़ेंगे एक्स एक्सिस के, तो उधर की टाइप पॉजिटिव वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इधर शून्य से, जिसको ओरिजिन को आप शून्य मान लीजिए, तो शून्य से जैसे जैसे दाहिनी तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, धनात्मक मान बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आप इस ओरिजिन से बाईं तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऋणात्मक मान बढ़ता जाता है। ठीक है, यदि इस ओरिजिन से दाहिनी तरफ बढ़े तो पॉजिटिव मान बढ़ेगा, इस ओरिजिन से बाईं तरफ बढ़े तो यहां पर ऋणात्मक मान बढ़ता जाता है। उसी तरह से जब हम वाई एक्सिस पे चलते हैं और वाई एक्सिस पे इस जीरो बिंदु से या ओरिजिन से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, है ना, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर वाई का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे की तरफ बढ़ने के साथ साथ ऋणात्मक मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये एक समझने की बात हो गई कि ये एक जनरल कन्वेंशन है, एक सामान्य मान्यता है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव साइड नहीं मानेंगे, उधर मानेंगे, तो बिल्कुल, यदि पहले अगर कोई माना होता तो आप उसको भी मान सकते थे, लेकिन चूंकि एक कन्वेंशन है ताकि हमारी समझ में, आपकी समझ में, या पूरी दुनिया में जितने लोग इस कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं उन सब की समझ एक जैसी हो, इसलिए इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। इसके पीछे कोई बेसिक तर्क नहीं है कि क्यों हम इसको इधर, हम क्यों पॉजिटिव माने, हम हमारा मन इधर मानने का है।
तो बिल्कुल आप मान सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको उसको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन लिखने से बचें, सब लोग एक तरीके से एक ही प्रकार के कन्वेंशन को फॉलो करें, इसलिए ये एक बेसिक प्रिंसिपल बना दिया गया, एक सिद्धांत बना दिया गया कि जैसे जैसे हम शुरुआत बिंदु से या ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे राइट साइड में चलेंगे, दाहिनी साइड में बढ़ेंगे, वैसे वैसे धनात्मक मान बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे शून्य से या ओरिजिन से या शुरुआती बिंदु से बाईं तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ऋणात्मक मान बढ़ता जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वाई एक्सिस का मान, वाई एक्सिस पे जो भी आप चर प्लॉट किए होंगे उसका मान बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप ओरिजिन से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे वाई एक्सिस पे जो ओरिजिन का मान होगा, जो वाई एक्सिस पे जो चर होगा उसका मान घटता चला जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बिंदु को आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये इजीली ग्राफिकल प्लेन है, इसको ग्राफिकल प्लेन कहिए या आपके कागज का तल है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में ये कंप्यूटर का तल कह लीजिए, या यदि आप कागज ग्राफ लिए हैं, हमने आपसे कहा था कि सभी लोग ग्राफ खरीदिएगा, सबको अभी हाथ से प्लॉट करना है, तो ये आपके कागज का तल है। सपोज कीजिए कि आपके कागज का तल है, तो कागज के तल में आपको पता है कि यदि आप ऊपर नीचे ऐसे दो रेखाएं खींचें, एक पड़ी रेखा एक खड़ी रेखा, तो पड़ी रेखा और खड़ी रेखा जहां पे एक दूसरे को काटेंगी उस बिंदु को हम ओरिजिन कहेंगे या प्रारंभ बिंदु कहेंगे, शून्य ओ। ठीक है, और इस पूरे कोऑर्डिनेट को आप 4 क्वाड्रेंट्स में बांट सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स कौन कौन से? क्वाड्रेंट फर्स्ट में सभी बिंदु जो होते हैं, सभी मान जो होते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। जनरली जो लिखने का कन्वेंशन है, हम पहले एक्स एक्सिस के मान को डिनोट करते हैं, उसके बाद वाई एक्सिस के मान को डिनोट करते हैं। ये पहला वाला प्लस एक्स एक्सिस पे दिए गए चर के मान को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इस खाने में, मतलब यहां से लेकर के इस ओरिजिन से वाई के तहत और इस ओरिजिन से एक्स के तहत जितने भी मान आएंगे उनको हम 2 कोऑर्डिनेट्स में बता सकते हैं, जिसको कि कोष्ठक में ये लिखने का तरीका ही है। 2 कोऑर्डिनेट में आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के मान को आप लिख सकते हैं। जो पहला मान आप लिखेंगे वो पहला मान एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए गए चर के बारे में होगा, और जो कॉमा के बाद दूसरा मान लिखते हैं वो दूसरा मान हमेशा वाई एक्सिस पे लिखे गए चर के मान को रिप्रेजेंट करता है। तो इस स्थिति में देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक है, क्योंकि आप शून्य से वाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, इस वाले खाने में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, और इस शून्य से दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमने कहा पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। तो यहाँ पे दोनों ही मान धनात्मक होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 3, तो 0 से लेके 1 2 और 3 तक आप यहाँ आ गए, तो 3 रख दिया गया, एक्स का मान +3, प्लस को जनरली लिखते नहीं है तो 3 लिख दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर y का मान 5 डिनोट किया गया, 1 2 3 4 5, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, तो यहाँ पर +5, तो प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए 3 5 को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। दोनों ही मान यहाँ पर पॉजिटिव है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट को हम इसके अपोजिट देखते हैं। यहां पर देखिए जो पहला मान है वो निगेटिव की तरीके है, और निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे मान आप इधर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे एक्स डैश की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये मान निगेटिव हो गया, लेकिन ये पूरा ऊपर की तरफ दिखाएगा इसलिए ये मान माइनस प्लस। निगेटिव और पॉजिटिव में ये मान रिप्रेजेंट करते हैं क्वाड्रेंट 2 के। क्वाड्रेंट 3 के जो मान होते हैं, चूंकि दोनों ही मान जो है निगेटिव साइड में है, क्योंकि आप y के मान लगातार नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो निगेटिव की तरफ, और ओरिजिन से बाईं तरफ चलते चले जा रहे हैं तो निगेटिव की तरफ, इसलिए दोनों ही मान यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव को शो करते हैं। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x का मान तो पॉजिटिव है लेकिन y का मान नीचे बढ़ रहा है, इसलिए ये प्लस और माइनस के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, कि हम पूरे ग्राफ को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में उसको हम
डिवाइड करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट भी फिक्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। हमेशा जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई को। सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा निगेटिव पॉजिटिव को शो करेगा, एक्स वाई को। थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा निगेटिव पॉइंट को शो करेगा, एक्स और वाई को। और फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव निगेटिव साइन को शो करेगा, एक्स और वाई को। तो क्वाड्रेंट भी फिक्स हैं और इनके कन्वेंशंस भी फिक्स हैं कि राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड निगेटिव। ये कन्वेंशन पूरे ग्राफ की प्लॉटिंग में ध्यान रखा जाता है, चाहे कोई सा भी आप प्लॉट करेंगे। और ये सारा कुछ हम ओरिजिन से शुरू करते हैं, शुरुआती जहां पे भुजाक्ष और कोट एक दूसरे को काटते हैं, वहां से ही सारे मान की गिनती की जाती है, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में। ठीक है। दूसरी बात, इस आधार पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या इस ज्योमेट्री के आधार पे जो भी अपने आप से कोऑर्डिनेट की बात करी, तो दो तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। एक है टाइम सीरीज ग्राफ, जिसको आप समय श्रेणी ग्राफ कहते हैं, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जिसको आप आवृत्ति वितरण ग्राफ के नाम से जानते हैं। एक को कहते हैं समय श्रेणी वक्र या समय श्रेणी आरेख, और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, या जिसे आप आवृत्ति वितरण आरेख के नाम से जानते हैं। जनरली हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की बात करेंगे, क्योंकि एजुकेशन में ज्यादातर जो काम होता है वो हम चरों में स्कोर्स से ज्यादा हमारा मतलब रहता है। जैसे हम एकेडमिक अचीवमेंट के स्कोर्स को, या एटीट्यूड के स्कोर्स को, या फिर पर्सनालिटी के स्कोर्स को, जो भी क्वेश्चनर जो भी आप बनाते हैं उस पर आप स्कोर देते हैं उनको। तो स्कोर्स को आप बनाते हैं तो वहां पर हमारा प्राप्तांक होते हैं, किसी क्वेश्चनर पे, किसी प्रश्नावली पे, या किसी साक्षात्कार पे, किसी रेटिंग स्केल पे आप उनको प्राप्तांक देते हैं। तो हम प्राप्तांकों के आधार पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ही जनरली बनाते हैं हम शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में। तो हमारा ज्यादातर कंसर्न जो होगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से ही होगा। इतने प्रकार के ग्राफ्स को आप समझ सकते हैं, ठीक है, जिनको कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक को कहते हैं सर्किल पाई ग्राफ, जिसको कि आप पाई ग्राफ भी कहते हैं। सर्किल गोल गोल वृत्त की तरीके आपको दिखाई देता है, वृत्ताकृति भी इसको कहते हैं हम। इसी को चक्रारेख भी कहा जाता है, सर्किल डायग्राम, वृत्तारेख भी कहा जाता है, कोणीय आरेख भी कहा जाता है, चक्रारेख भी कहा जाता है, कई नाम से हम जानते हैं इसको। जो ये है, ये क्या है? सर्किल पाई ग्राफ। इसको हिंदी में हम कोणीय आरेख या चक्रारेख या वृत्तारेख, इतने नामों से इसको जानते हैं। यहाँ पर क्या है, वृत्त, एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त में अलग अलग डाटा को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत इजीली एक्सेल अगर आप लोगों को पता होगा तो आप सारे लोग जानते होंगे कि एक्सेल में बहुत इजीली इसको आप ड्रा कर सकते हैं। कितने लोग एक्सेल पे काम किए हैं? चैट बॉक्स में लिखिए। जो पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ को बहुत, कोई भी आप कोई सा भी ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो वो आप एक्सेल में बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। कितने लोग किए हैं? जो किए हैं तो भी लिखिए, नहीं किए तो भी लिखिए। यदि आप एक्सेल पे काम किए हैं तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। एक दिन किसी दिन क्लास में आपको हम उसको, बहुत इजी है, आप उसको चाहे तो बहुत इजी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं आप। अच्छी बात है। चलिए, लगभग सारे लोगों ने किया है। कोई ऐसा है जो नहीं जानता एक्सेल पे, जिसने काम नहीं किया है? कोई भी? चलिए, तब तो अपना, अच्छा, आशा नहीं जानती, अच्छा, राजनंदनी भी नहीं जानती। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इन लोगों से सीख सकती हैं, या किसी एक दिन क्लास में हम आपको बताएंगे। वो आपको बहुत इजी तरीके से अपने जो डाटा आपका इकट्ठा होगा उसको इजी तरीके से आप बना सकते हैं, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। वो है, हो जाएगा, वो बहुत आसान है, कर लेंगे आप। तो इसमें जो आपका टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक है चक्रारेख, वृत्तारेख या कोणीय आरेख जिसको आप कह रहे हैं। तो ये वाला वो चार्ट है या ग्राफ है। दूसरा है डॉट प्लॉट,
है ना। डॉट डॉट, यहाँ देखिए डॉट डॉट के तरीके हैं, ये डॉट 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 से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये डॉट प्लॉट भी कभी कभी बनता है। उसी तरह से बार ग्राफ है, बार बनते हैं, जैसे वन रेड कलर का बार, वॉलेट कलर का बार, वायलेट ये ब्लू कलर का बार, ग्रीन कलर का, इस तरह से आप पिंक कलर का बार, ऐसे बार बनाते हैं, है ना। तो बार डायग्राम भी बनता है जिसको आप दंड आरेख कहते हैं, है ना। किसी किसी में आप दंड आरेख मिलेगा, स्तंभ आरेख, इसका हिंदी में कहते हैं स्तंभ आरेख या दंड आरेख, डंडे के तरीके दिख रहा होगा आपको, तो ये दंड आरेख स्तंभ इसको हम दंड आरेख कहते हैं, है ना। स्तंभ आरेख ये है, ये हिस्टोग्राम को स्तंभ आरेख कहते हैं, स्तंभ के तरीके बनते हैं, तो ये दंड आरेख है। तीसरा डार्ट प्लॉट है। चौथा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले भी है, ये वाला, है ना। यहाँ पे जनरली क्या करते हैं कि जो संख्याएं होती हैं संख्याओं को ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। जो संख्याएं होती हैं उसी संख्याओं के इस रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले भी हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है। हिस्टोग्राम में हम स्तंभ की तरीके एक दूसरे से सटा सटा करके हम बनाते हैं। जनरली बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या अंतर है कि जब आप इसके बीच अंतर कर दें, है ना, इसमें भी इसको भी इसी में चिपका बना दिया गया है। यदि इसको अलग अलग कर दिया जाए, एक एक डंडे को अलग अलग कर दिया जाए, तो ये बायोग्राफ को रिप्रेजेंट दोनों तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ वो चिपक करके लगे रहते हैं, कॉलम की तरीके, है ना। जैसे कॉलम होता है कोई, उस कॉलम एक दूसरे के साथ जुड़े तो हिस्टोग्राम कहलाता है। उसी तरह से एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम भी बनता है, जिसमें आप तुलनात्मक या सापेक्षिक आवृत्ति स्तंभारेख भी बनाते हैं, जिसमें हम खास कैलकुलेशंस के माध्यम से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी की दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन किस प्रकार से, उसके आधार पर हम बनाते हैं। उसी तरह से एक ओजाइव बनता है, जिसको कि आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, है ना। ओजाइव के नाम से जानते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं, ओजाइव भी नाम है इसका। और इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो संचयी बारंबारता होती है, उस संचयी बारंबारता की प्रतिशत निकाल करके हम इसमें उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। संचयी आवृत्ति वक्र को हिंदी में इसको कहते हैं तोरण, है ना। ओजाइव का हिंदी है तोरण। इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, उसका फिर प्रतिशतता निकालते हैं, और प्रतिशतता को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार के सब आपको बनाने हैं, एक एक करके हम चर्चा करेंगे सब पे, कैसे कैसे आपको बनाना है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ये सारा चीज आप कर सकते हैं। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि मेरिट्स क्या क्या हैं। कि इजियर टू अंडरस्टैंड, भाई ग्राफ में अगर किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत आसान तरीके से उसको आप समझ में आ जाता है। अट्रैक्टिव मैनर एज कंपेयर टू टेबल्स, यदि इसकी आप टेबल से तुलना करें, सारणियों से यदि इसकी आप तुलना कीजिए, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। उसमें तो केवल सीधे सीधे संख्याएं लिखी रहेंगी, लेकिन इसमें आपको अलग अलग, जैसे ये वाला ग्राफ अगर आप देखिए तो इसमें आपको कितने कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, सब अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सारणी में ये चीज आपको नहीं दिखाई देती। तो अट्रैक्टिव मैनर होता है एज कंपेयर टू टेबल। एंड अंडरस्टैंड मेन फीचर्स, ट्रेंड्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ डाटा एट अ ग्लांस, एक ही बार देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ट्रेंड है। जैसे इस वाले ग्राफ में देखिए तो लगातार यहाँ पर अगर वाई एक्सिस के रूप में करस्पॉन्डिंगली अगर आप देखेंगे तो लगातार पहले यहाँ ज्यादा था, रेड वाला ज्यादा था, फिर वॉलेट वाला थोड़ा और कम हुआ, गहरा ब्लू वाला थोड़ा और कम हुआ, ग्रीन वाला थोड़ा और कम हुआ, और जो हल्का ब्लू था वो थोड़ा और कम हुआ। तो यहाँ पर लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको दिखेगा कि पहले कम था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और ज्यादा कम हो गया, फिर थोड़ा और उससे ज्यादा बढ़ गया, फिर सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसकी मेरिट क्या है कि आप मेन फीचर्स को, कि कैसे घटाव बढ़ाव है या कोई ट्रेंड है या कोई फ्लक्चुएशन अगर किसी डाटा में है, तो हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। एंड ए ग्राफ सेव्स टाइम, आपका समय बचाएगा, आपको बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत आसपास यदि डाटा लिखा हुआ होगा तो आप जो लोग नहीं पढ़े लिखे होंगे उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ग्राफ आपका काफी समय बचा देता है। कंपेयर डाटा रिलेटिंग टू टू
डिफरेंट टाइम पीरियड्स आर रीजन्स। जब किसी दो समय अंतराल पर कोई, जैसे मान लीजिए 2011 की जनगणना हो और 2021 की जो जनगणना हो, उन दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे, है ना, तो जो सेंसस आएगा वो सेंसस अभी होने की जो बात हो रही है, तो 21 की जनगणना और 11 की जनगणना में इजिली आप उसको देख के बता सकते हैं कि कितने महिला पुरुष में क्या हुआ, इजाफा किस प्रकार का था, बर्थ रेट कैसा था, मोर्टेलिटी रेट कैसा था, ये चीजें इजिली आप कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। आपको किसी गणित की या किसी सांख्यिकी की बहुत विशेष जानकारी होने की आवश्यकता नहीं है किसी ग्राफ को समझने के लिए। आप बिना किसी गणित के या बिना किसी गुणा भाग के, बिना किसी जोड़ घटाव के भी आप ग्राफ को देख करके उसके बारे में समझ के अंदाजा लगा सकते हैं। एंड कभी कभी हम इसको वैल्यूज को लोकेट करने के लिए, जिसमें मोड, मीडियन, मीन के जो वैल्यूज होते हैं उनको भी डाटा में आप लोकेट कर सकते हैं कि मध्य बिंदु कहाँ है या उसका औसत किस प्रकार का है, कौन सा ऐसा डाटा है जो बार बार आया हुआ है, ये चीजें आप इजीली उसमें देख सकते हैं। एंड यूजफुल इन फोरकास्टिंग, इंटरपोलेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसके आधार पे आप उसको बता सकते हैं किस प्रकार का डाटा है, तो फोरकास्ट कर सकते हैं, इंटरपोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रापोलेशन की भी संभावना इसमें बनी रहती है। तो इसकी कुछ मेरिट्स हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं कि ये ग्राफ लैक्स कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। जितना इजीली आप टेबल में डाटा के एक एक वैल्यूज को देख करके कर सकते हैं, उतना ज्यादा एक्यूरेट आप इसमें नहीं देख सकते। हो सकता है अगर एक ही पॉइंट का अगर अंतर होगा तो दोनों ग्राफ आपको लगभग एक जैसे दिखाई देंगे, है ना, या बहुत अंतर से आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे। एंड डिपिक्ट्स ओनली ए फ्यू सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। किसी भी डाटा के सभी प्रकार की प्रकृति को आप इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे किन्हीं दो चरों के बीच में ही आप, या बहुत करेंगे 2-3 या 4 वेरिएबल्स को ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा वेरिएबल्स को ले लेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सिलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन नॉट यूज ए ग्राफ इन सपोर्ट ऑफ ए स्टेटमेंट। जहां पर आपको कथन के रूप में किसी चीज को कहना हो, वहां पर आप किसी डाटा से अगर कोई कथन आपको कहना हो तो वो आप इस चीज से नहीं कह सकते, है ना। कहीं कहीं तो कह सकते हैं, लेकिन हर जगह स्टेटमेंट से जहां सपोर्ट करना हो वहां पर ग्राफ काम नहीं कर सकता है। एंड ए ग्राफ इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर टेबल्स। टेबल की अपनी महत्ता है, ग्राफ की अपनी महत्ता है। तो ये नहीं कह सकते कि टेबल की जगह पे हम ग्राफ यूज कर लेंगे, दोनों की अपनी अलग अलग महत्ता है। इसलिए आपको अपने डिजर्टेशन में टेबल के साथ साथ ग्राफ को भी बनाना चाहिए। टेबल तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस टेबल के साथ साथ आपके ग्राफ भी बने हो, है ना, ताकि जो चीजें टेबल से ना क्लियर हो सके वो चीज आपकी ग्राफ से चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि अट्रैक्टिव भी दिखे। लेम एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ए ग्राफ। सामान्य व्यक्ति जो है, जो नहीं जानता, वो समझ तो सकता है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि बहुत आसानी से ना कर सके। कर भी सकता है, मतलब बहुत वो डाटा एक्चुअल में क्या इंटरप्रेट कर रहा है वो एक लेमैन उसके बारे में नहीं जान सकता। एंड शोज द अनरीजनेबल टेंडेंसी ऑफ द डाटा एंड द एक्चुअल वैल्यूज आर नॉट क्लियर। जब कोई अनरीजनेबल टेंडेंसी आपको दिखाई देती है डाटा की, तो उस स्थिति में वैल्यूज जो होते हैं वो एक्चुअल वैल्यूज से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो कुछ इसके फायदे भी हैं और कुछ इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डिजर्टेशन में, मेरा अपना सुझाव है कि जब आप डाटा इकट्ठा करें, किसी का मीन निकालें, कोई कोरिलेशन यदि आप कैलकुलेट कर रहे हो, कोई यदि आप टी टेस्ट यदि आप लगा रहे हो, दो समूहों के बारे में यदि आपको कोई अगर मीन निकाल रहे हो, तो आप निश्चित रूप से उन दो समूहों के मीन्स की आपस में तुलना करके आप बता सकते हैं। तो आपको अपने डिजर्टेशन में इसको प्रयोग करना चाहिए। डिटेल में लोग इसको देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम कैसे इसको बनाएंगे, और इजीली बनाने के लिए तो आपको फ्री हैंड ही बनाना होगा। तो फ्री हैंड कितना नीट एंड क्लीन आप बना सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये कुछ रेफरेंसेज है जहां से आप और डाटा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अब कोई कुछ कह रहा था, बताइए। हेलो।
हाँ बोलिए जी, आप क्या कह रही थी? सर हैंड फ्री कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ को? हाँ, यदि आपके पास यदि एग्जाम में यदि आता है, ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा, यदि एग्जाम में आएगा तो आपको अपना स्केल और पेंसिल सब लेके जाना चाहिए। नहीं या सर, यदि उसके आप लिए नहीं। अगर हम उसमें काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे? नहीं, उसमें तो आप एक्सेल में बता रहे ना कि एक्सेल पे आप लोग अगर काम किए हो तो एक्सेल में तो एक क्लिक पे आपके पूरे डाटा आ जाएंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस सर, वही पूछ रही थी। फ्री हैंड तो तब के लिए है जब आपके पास कोई पेपर पेंसिल आपको दिया जाए, तब आप फ्री हैंड ड्रा करेंगी ना। यस आपको अपने सर। डिजर्टेशन में हाथ से नहीं ड्रा करना। आपके डिजर्टेशन में तो सारा कुछ प्रिंटेड फॉर्म में होगा। तो जब प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो जो आपके डाटा होंगे उन डाटा को आप एक्सेल में कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए और उसको एक क्लिक कर दीजिए, जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर दूसरा चीज, ये हिस्टोग्राम और बायोग्राफ दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो आपने बोला एक चिपका हुआ है, तो दोनों ही चिपके हुए हैं मुझे तो दिख रहा है। हाँ, दोनों चिपके हुए हैं। हम एक एक करके बताएंगे। जब आप उसको अलग अलग कर देते हैं तो उसको आप बार डायग्राम कहते हैं, और जब सभी स्तंभ एक ही में जुड़ जाते हैं, जहाँ पे आप फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाते हैं, तो उसको आप स्तंभ आरेख के रूप में बताते हैं। हम लोग इसको एक एक करके चर्चा करेंगे कि कैसे ड्रा करना है। ठीक है, एक एक करके उसको बनाएंगे हम लोग। दंडाकृति जिसे कहते हैं हिस्टोग्राम, और उसमें सभी को एक ही जैसे जब सब स्तंभ में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहता है, जो आपने बार बनाया, बार में किसी प्रकार का अंतर नहीं रखेंगे, तो वो आपका हिस्टोग्राम बनता है, और हिस्टोग्राम से ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, वहां पे ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगे। अभी तो चूंकि चित्र उस तरह से था तो हमने उसको निकाल लिया था। Yes, और sir. किसी का? सर ये कैसे पता चलता है कहाँ पर पाई चार्ट बनेगा या कहाँ पर हमको बार ग्राफ का यूज करना है? बिल्कुल बिल्कुल, उस पे हम चर्चा करेंगे आपसे। जब पाई डायग्राम आएगा तो वहां पे हम चर्चा करेंगे आपसे, जब आपको किसी चीज के परसेंटेज को रिप्रेजेंट करना हो, है ना। मान लीजिए कोई 100% कोई चीज है, और 100% किसी चीज में से कितने प्रतिशत, अगर आप प्रतिशतता निकाल रहे हैं, तो प्रतिशतता में आप बार डायग्राम पाई डायग्राम की तुलना में यदि आप पाई डायग्राम बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे, तो वो ज्यादा सही होगा। कैसे बनाएंगे ये लोग हम एक एक बार में चर्चा करेंगे हम आपसे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। और किसी का? और कोई कुछ कह रहा था? सर जब हम डिजिटेशन लिखेंगे तो मान लो एक चीज है, उसको बताने के लिए हम टेबल फॉर्म में और ग्राफ फॉर्म में दोनों में लिख सकते हैं एक ही चीज को, बता सकते हैं? बिल्कुल लिख सकती हैं। यदि आप टेबल में उसको बना रही हैं तो उसको इजिली इंटरप्रेट करने के लिए आप फिगर बना सकती हैं। अब ये डिपेंड करेगा ना, हर टेबल को फिगर से सपोर्ट किया जाए ये भी ठीक नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को दिखाना चाहते हैं, है ना। बहुत ढेर सारे फिगर्स भी ना हो, लेकिन कोई ऐसा टेबल हो जैसे मान लीजिए आप अपने सैंपल के टेबल को दिखाना चाहते हैं कि इतने लड़के इतनी लड़कियां थी, तो आप टेबल में उसको रिप्रेजेंट करिए। हो सकता है उसमें वेरिएबल के साथ भी लिखा हुआ है, तो आप अगर एक फिगर बना देंगे तो आपको वो चीज ज्यादा अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा। सभी टेबल के तो नहीं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड टेबल्स के कुछ पार्ट को आपको ग्राफिक्स के रूप में दिखाना चाहिए। हम सभी टेबल को तो नहीं कह रहे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड टेबल्स को आपको, क्योंकि टेबल्स में तो बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, और ग्राफ में आप बहुत लिमिटेड चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस टेबल की मेन मेन चीज को आप फिगर्स के रूप में अपने डिजर्टेशन में, अपने रिसर्च पेपर में शामिल कर सकते हैं। ओके सर। और किसी का? सर ये तो पहले जो मैथ्स में पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, सभी वही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, जो 10th की क्लास तक, इसी हमने कहा ना कि कोई जी। बहुत टिपिकल चीज नहीं है। जो 10th में आप लोगों ने पढ़ी है, बेसिक अलजेब्रा, वही सारी चीजों का एक तरह से एप्लीकेशन है यहाँ, और कुछ नहीं है।